सभी को मेरे प्रणाम। जैन टॉक्स के 124वें सेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सैकड़ों वर्षों से जिन्होंने हमारे कुछ पवित्र शास्त्रों को खुद में संजो कर रखा है, ऐसे पवित्र पांडुलिपियों के इतिहास और महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन जुड़े हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब आज का सेशन शुरू करें, मैं उनका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका संक्षिप्त में आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगा। डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन पिछले 38 सालों से अध्यापन और 35 सालों से अनुसंधान के काम में लगे हैं। आपने प्राकृत एवं जैनागम और जैन दर्शन में आचार्य तथा संस्कृत साहित्य में एमए किया है। आप प्राकृत, संस्कृत एवं माने जाते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों का वाचन, संपादन और अनुवाद आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं और प्राचीन कन्नड़, गुजराती आदि लिपियों का ज्ञान भी रखते हैं। 15 वर्षों तक आपने निर्देशक के तौर पर प्राकृत, जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली, बिहार में सेवाएं प्रदान की है। अलग अलग संस्थाओं से आपने जैन धर्म, दर्शन, इतिहास पर गहन शोध कार्य करके कई किताबों का प्रकाशन एवं संपादन किया है। आप राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्र पत्रिकाओं में लगभग 100 शोध लेख प्रकाशित कर चुके हैं और इसी के साथ आपने 50 से अधिक राष्ट्रीय सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का संयोजन भी किया है। आप भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सदस्य होने के साथ 24 से अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं के मानद सदस्य हैं। विश्व मैत्री सेवा सम्मान 2016 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान के साथ ही अलग अलग संस्थाओं द्वारा आपको निरंतर सम्मानित किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब जैन टॉक्स के इस मंच पर हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं और उनके विराट अनुभव के आधार पर पांडुलिपियों के विषय में चर्चा करने के लिए आज उपस्थित है। सो मैं अब उनसे विनती करता हूं कि वे आए और उनके आज के वक्तव्य की शुरुआत करें। प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर साहब। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। और मैं सर्वप्रथम सबको नए वर्ष 2022 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2021 हम सबका थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ गुजरा। 2022 हम सबका बहुत अच्छा हो, पूरी दुनिया के लोग सुख शांति का अनुभव करें और आरोग्यमय जीवन जिए। आज का जो विषय है, जैन फाउंडेशन ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच कुछ पांडुलिपियों के संदर्भ में चर्चा करूं, आपसे बातचीत करूं। इसलिए मैं जैन फाउंडेशन के सभी सदस्य महानुभावों को या आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को महत्वपूर्ण माना। यथार्थ ये है कि पांडुलिपियां ही हमारी विरासत की धरोहर हैं। उन्हीं पांडुलिपियों के माध्यम से आज जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, जो भी हम आगम, शास्त्र, श्रुति, वेद या जो भी त्रिपिटक, जो हमारे प्रसिद्ध भारत की भारतीय संस्कृति की विरासतें हैं, इनको हमने जो आज प्राप्त किया है, ये वास्तव में पांडुलिपियों के माध्यम से ही हमारे बीच में आ पाई हैं। और आज हम जो पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, उन प्रकाशित पुस्तकों में भी बहुत सी पुस्तकें पांडुलिपियां ही हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद वो पुरानी हो जाती है। उनकी रक्षा करना, उनको बचाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, अब हम आधुनिक तकनीक में आ गए हैं कि सब हम लोगों का, चाहे पांडुलिपियां हों,
चाहे ज्ञान विज्ञान हो, हवा में रहने लगा है, हवा हवाई रहने लगा है, अब उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आकाश की तरंगों में, आकाशीय तरंगों में तैरता रहता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम पीसी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल पर उनको खोल करके देखते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे उस ज्ञान विज्ञान के कारण, या ये कहें कि उन पांडुलिपियों के माध्यम से और परंपराओं से जो श्रुति पूर्वक सुनते हुए जो ज्ञान आया, आगम, जिसको हम कहते हैं कि परंपराया आगच्छति इति आगमः, कि जो परंपरा से हमारा ज्ञान चला आया, गुरु से शिष्य, शिष्य से और शिष्य, इस तरह से चलते हुए जब हमारी स्मृति क्षीण होने लगी तो हमने उसको लिखना शुरू किया, और लिखा जब तो वही हमारा, उसी को पांडुलिपि नाम मिला। पांडुलिपि हम कहते हैं। दूसरा, हम उसका सही नाम तो है, वास्तव में होना चाहिए हस्तलेख। हम उसको हाथ से लिखते थे और कागज पर लिखा हमने, लकड़ी की पट्टियों पर लिखा और पत्थरों पर लिखा, ईंटों पर लिखा, जो भी हमें साधन मिल पाए। तो मैं वहां तक पहुंचने के पूर्व मैं अपनी बात वर्ण से शुरू करता हूं कि जो जिन अक्षरों को हमने वर्ण नाम दिया, हम वर्णमाला कहते हैं, वो वर्णमाला कहाँ से आई, कैसे हुई, क्या हुआ, या उसका नाम वर्ण क्यों पड़ा। तो वर्ण के लिए था कि हम जो अक्षरों को उकेरते थे, चाहे पत्थरों पर उकेरे, लकड़ी की पट्टियों पर उकेरे, जैसे स्लेट जैसी पट्टियां बनाते थे, और उन पर नुकीली लेखनी से, लोहे आदि की, वो अक्षर को उकेरते थे, और फिर उसको हम रंग से या कोई चूर्ण से लीप देते थे, और लीप करके ऊपर का जो अतिरिक्त होता था वो साफ कर देते थे, और जो अक्षर होते थे उनके अंदर वो रंग लग जाता था या समा जाता था, भर जाता था उनमें, उससे वो अक्षर हमें दिखाई देने लगते थे। इसी कारण से उन अक्षरों का नाम वर्ण पड़ा, इस कारण से उनको वर्ण कहा गया। फिर वर्ण के बाद बात आती है लिपि की, कि लिपि शब्द कहाँ से आया। तो वास्तव में दो धातुएं हैं। एक लिप धातु होती है जो लिपने अर्थ में प्रयुक्त होती है, और लिख धातु जो होती है वो लिखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और प्राचीन समय में एक ऐसा भी पाया गया है कि कहीं कहीं लिख धातु का प्रयोग भी लिपने अर्थ में किया गया है। तो इस लिपने से कि हमने अक्षरों को उकेरा, एक और मैं कह रहा हूं कि उधर वर्ण नाम पड़ा, और फिर हमने उन अक्षरों को उकेरा, और उकेर करके फिर हमने रंग को लीप दिया, और फिर जो अक्षर हमारे सामने बचे या जो पंक्ति हमारे सामने आई लिखी हुई, वो हमारी लिपि कहलाई। वो लिपि के विषय में कहा जाता है कि सबसे पहले वैदिक संहिताओं में भी उल्लेख है और महाभारत में भी उल्लेख आए हैं कि पशुओं के कानों पर लिखा जाता था। तो वहां जो अंकन करते थे, लिखते थे, उसका कारण था कि लोगों को पहचानने के लिए, बहुत से पशु एक जैसे होते थे, तो अपने अपने पशुओं में लोग थोड़ा अलग अलग तरह का अंकन कुछ कुछ लिख देते थे, जिससे हम पहचान पाते थे। लिपि की भी, वर्ण की भी जरूरत हमें पहचान के लिए ही तो पड़ी, कि हमें जो अपना ज्ञान विज्ञान सुरक्षित करना है, तो हम उस पर हमने अक्षर बनाए, उन अक्षरों को लिखना सीखा, लिखाना सीखा। फिर वो लिखेंगे, हम लिखते अपने लिए नहीं लिखते थे, हम आज जो बोलते भी हैं वास्तव में बोलते हैं दूसरे के लिए, कि वो दूसरे हमारी बात को समझ सकें, हमारी बात समझे, इसलिए हम बोलते भी हैं, और हम निबंध लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, या भाषण देते हैं, किसी रूप में बोलते हैं, तो वो हमारा वास्तव में दूसरे लोगों के लिए होता है, कि हमारे सामने वाले जो लोग हैं वो हमारी बात को समझ सकें। तो ऐसे ही हम परस्पर एक दूसरे से जो बोलचाल का व्यवहार, लेखन पठन पाठन का व्यवहार, शिक्षा का व्यवहार, संस्कृति का व्यवहार, गुणों का व्यवहार, ज्ञान विज्ञान का व्यवहार करते हैं, इसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। और ये लिपि हमारे यहाँ पन्नवड़ा सुत्त और संवायांग सुत्त, दो प्राचीन ग्रंथ हैं।
अर्धमागधी प्राकृत के, इनमें 18 लिपियों के नामों का उल्लेख हुआ है। और वहां नमो बम्भीये लिपिये अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार भी किया गया है। और जो खारवेल का शिलालेख हमें उड़ीसा में मिला है, भुवनेश्वर में, उसमें भी नमो अर्हंताणम और नमो सब सिद्धाणम या नमो सिद्धाणम, और इसकी ओनामासी धम्म नाम से भी हमारे यहाँ प्राचीन उक्ति आती है, कहीं कहीं उससे उल्लेख भी मिलते हैं। ओनामासी धम्म अर्थात ओम नमः सिद्धम, हम सिद्धों की पूजा करते हैं, सिद्धों का स्मरण करते हैं, सिद्धों का गुणगान करते हैं, इसलिए ओम नमः सिद्धम के लिए मैंने सामान्य भाषा में कहना चाहिए या प्राकृत भाषा में हम कहें ओनामासी धम, ये सीधा समझ में आता था तो रखा। और ओम नमः सिद्धेभ्या कहेंगे तो थोड़ा सा उसमें हमें बोलने में ज्यादा आयास प्रयास करने पड़ते हैं, कठिनाई महसूस होती है। और इन 18 लिपियों के जो नाम हैं मैं एक बार बोल देता हूं आपको कि बम्भी, जमणाली, दोसापुरिया, खरोठी, पुखरसारिया, भोगबैया, पहाराइया, ओयंतरिखिया, अक्षर पिठिया, तेवणैया, गिरणैया, अंक लिपि, गणित लिपि, गंधर्व लिपि, आदंश लिपि, माहेश्वरी लिपि, दामली लिपि और पोलिंदी लिपि। इनमें से 2-3 लिपियां प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मी लिपि का हमने सब लोग नाम जानते हैं, खरोष्ठी का भी नाम थोड़ा बहुत सबने सुना है। और ये कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को, एक को अंक लिपि का ज्ञान कराया था और एक को अक्षर लिपि का ज्ञान कराया था। तो अंक लिपि गणित लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई और अक्षर लिपि जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, आज देवनागरी का व्यवहार हम लोग करते हैं, तो ये लिपि, ये 18 लिपियां हमारे जैन आगमों में इनके नाम प्राप्त होते हैं। और बौद्ध ग्रंथ एक है ललित विस्तर नाम से, आपने सबने सुना होगा, उसमें 64 लिपियों के नाम आए हैं। तो उन 64 लिपियों में ये ब्राह्मी खरोष्ठी तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी लिपियां ऐसी हैं कि जो हमारे राज्य हैं, जैसे अंग राज्य है तो एक अंग लिपि भी है वहाँ, एक बंग लिपि भी है, एक मगध लिपि भी है, इस तरह के वो मनुष्य लिपि, अंगुली लिपि, सकारी लिपि, इस तरह से बहुत से नाम आए हैं। उनमें बहुत से नाम ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो बना बना करके या कल्पना करके लिख दिए गए हो। लेकिन हम इसको ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि सब गलत ही होंगे, हमें लगते हों, लेकिन मेरा अनुमान है और विद्वानों ने भी इस तरह से कहा है कि इनमें कुछ कल्पित प्रतीत होते हैं। तो ये लिपियां मूलतः जो 3 लिपियां हैं, देवनागरी जो हमारी वर्तमान लिपि है, इस देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। और प्रोफेसर हीराचंद गौरीशंकर ओझा की किताब है भारतीय प्राचीन लिपि माला, उन्होंने, ओझा जी ने जो लेखन किया है इस पुस्तक के माध्यम से, ये लिपि के लिए जानने के लिए, पांडुलिपियों को जानने के लिए, पांडुलिपि को समझने के लिए, अक्षरों को समझने के लिए ये वास्तव में बहुत बड़ी मार्गदर्शिका है। ये पहली बार किताब लिखी गई और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैंने उस किताब को देखा भी है, पढ़ा भी है। अब उसमें से कितना मैं समझ पाया हूँ इसका तो मैं कुछ बहुत मूल्यांकन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ समझने का प्रयास किया है, कुछ जरूर समझ पाया हूँ। हमारी कुछ लिपियां हमारे देश में और विकसित हुई हैं जिनके मूल में ब्राह्मी ही कही जाती है कि एक कश्मीर की शारदा लिपि, टाकरी लिपि, गुरुमुखी जिससे पंजाब में प्रसिद्ध है, एक कैथी लिपि का विकास हुआ था जो मिथिलाक्षर या बिहार के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। और कुछ समय तक सरकारी लेखन भी, सरकारी जो डॉक्यूमेंट बनते थे
वो कैथी लिपि में बने हैं। बंगला भाषा हमारे बंगाल राज्य में, उसकी अलग लिपि है। मिथिला की मैथिल लिपि है, मैथिली लिपि, वहां पर भी मिथिलाक्षर बनाए गए हैं। उनका कुछ विकास भी हुआ, अभी भी है, कुछ लेखन भी हुआ, लेकिन वो भी बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई, इसलिए मैथिली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसी तरह से गुजराती एक मोड़ी लिपि है, उड़ीसा की उड़िया लिपि है, उसको हम ओड्रे या उड़ीसा की लिपि नाम से भी जानते हैं, वो अलग लिपि है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम एक तुलु लिपि भी कही जाती है, जो ग्रंथ लिपि से निकली, या मलयाली जो लिपि है मलयालम की, उसी का किंचित परिवर्तित रूप माना जाता है। तो हमारे देश में मैथिल इससे नागरी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से ही नागरी सहित हमारी जो क्षेत्रीय भाषाओं की लिपियां हैं ये विकसित हुई हैं, और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियों के रूप में हमारे बीच में कई लिपियां प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से लिपियों का इतिहास बहुत पुराना है। फिर हम आते हैं पुस्तक शब्द पर। हम इन शब्दों का व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में इन शब्दों का इतिहास नहीं जानते कि इनका नामकरण कैसे हुआ, इसलिए मैं सामान्य चर्चा ही आप सबके सामने कर रहा हूं, शायद आपके लिए उपयोगी लगे। तो पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द में पुस्त धातु है, पुस्त धातु, और एक बुस्त धातु का भी प्रयोग किया है लोगों ने, तो उस बुस्त से भी पुस्तक का वो किया है। और हमारे यहाँ बुस्त से बुस्ते आदि की निष्पत्ति करके उसको भी पाणिनि ने बुस्ते का प्रयोग किया, उसके लिए जल का प्रयोग किया। फिर हम जो स्याही बनाते हैं लिखने के लिए, तो स्याही में जो पानी आया उसके कारण से लोगों ने बुस धातु का भी पुस्तक अर्थ में प्रयोग कर लिया, वहां पर ले गए। और पुस्त धातु भी हमें मिलती है, जिससे सीधे पुस्तक शब्द निष्पन्न होता है। और पुस्तक का अर्थ होता है कि हम जो कागज पर लिखते हैं, तो बहुत से कागज जब हमारे लिखते लिखते इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम आजकल तो स्टेपल कर लेते हैं और सिलाई करके भी बनाते हैं, तो पुस्तक भी ऐसे ही बनती है कि उनको हम छेद करके उसमें धागे से बांध लिया करते थे, तो पुस्तक बन जाती थी। पांडुलिपि भी आगे हम चर्चा करेंगे, ये आते हैं। तो ये जो स्याही का लेपन हुआ, उससे पुस्तक का पेपर पर हमने लिखना सीखा और उनको हमने इकट्ठा किया। पहले पट्टियों पर जब लिखते थे तो बहुत सी पट्टियों को इकट्ठा करते थे, और एक विषय से संबंधित अगर 10 पट्टियों पर विषय लिखा गया तो उन 10 पट्टियों को एक साथ हम बांध करके रखते थे। मैंने एक बहुत अच्छा वो देखा था, मैं आगे उसकी भी चर्चा करूंगा, पांडुलिपि की जब चर्चा करूंगा। तो ये जो पुस्तक शब्द का अर्थ हुआ है समुदाय अर्थ में, कि जब हम बहुत से पत्रों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पुस्तक का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उसी पुस्तक से ही संबंध में प्राकृत में हमारा वो शब्द होता है पोथ, पोथय, पोथग, कई तरह के प्रयोग शब्दों के प्रयोग हुए हैं। और एक पोथार शब्द भी आया है, पोथार। और हमारे देश में इन पुस्तकों को लिखने के लिए भी लोगों ने उसमें भी कला का प्रयोग किया। हमारे देश के लोग या हमारे प्राचीन परंपरा के हमारे जो प्राचीन लोग थे, विद्वान लोग थे, लेखक लोग थे, ज्ञानी लोग थे, ऋषि महर्षि लोग थे, वो सब क्या करते थे, उनमें कला का भी ज्ञान था। जैसे 10 वैकालिक सूत्र की टीका आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने पुस्तक के 5 प्रकार बताए हैं। कि एक गंडी पुस्तक होती है, गंडी पुस्तक होती है कि जिसकी लंबाई और मोटाई एक समान होती है, माने लंबाई चौड़ाई एक समान और वैसे ही मोटी भी खूब होती है। दूसरी कच्छपी होती है,
फिर एक वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार गोल होती है, कच्छपी एक तरफ मोटी दूसरी तरफ पतली हुआ करती, और संपुटकम दो फलकों से संपुटित अर्थात ढकी हुई। हम लोग जो पांडुलिपियों को रखते हैं तो आपने भी देखा होगा पांडुलिपि को कि नीचे एक पट्टी लगाते हैं या गत्ता लगाते हैं कूट का कड़ा, उसके बीच में हम अपने पेपर रखते हैं जिन पर हमने लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर एक रखते हैं, फिर उसको हम बेस्टन से खूब कस करके बांधते हैं। और वहां ये भी कहते हैं कि इसको खूब शिथिल बंधन से भी बचाना है। अगर बंधन हमारा ढीला रहेगा तो पांडुलिपि को या उन पत्रों को पन्नों को नुकसान हो सकता है, इसलिए दो पट्टों के बीच में या दो कड़ी पट्टिकाओं के बीच में खूब कस करके बांध के सुरक्षित रखते थे। ये उनकी सुरक्षा का उपाय था। और पांचवा नाम था स्त्रीपाटिका। यह कम मोटी होती थी लेकिन चौड़ी और अंत में सक्रिय होती जाती थी। ऐसी मैंने देखी नहीं है, केवल पढ़ करके ही जानी है। तो इस तरह से हमारी 5 तरह की पुस्तकें या पांडुलिपियां पाई जाती थी। अब हम कहेंगे एक हमने ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया। ग्रंथ शब्द के दो अर्थ होते हैं कि आपने देखा होगा कि भगवान महावीर के लिए भी निगंठ कहा जाता है। निगंठ अर्थात निर्ग्रंथ, जिनके पास कोई ग्रंथ नहीं है। तो ग्रंथ का अर्थ एक होता है परिग्रह। एक हमारे यहाँ परंपरा में परिग्रह से अर्थ होता है कि ग्रंथ माने परिग्रह, संग माने भी परिग्रह होता है, और निर्ग्रंथ माने परिग्रह से रहित। भगवान महावीर ने परिग्रह का त्याग किया था, इसलिए उनके लिए निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग हुआ। और ग्रंथ का दूसरा प्रयोग हम करते हैं पुस्तक के अर्थ में। हम कहते हैं ना कि हमने अमुक ग्रंथ पढ़ लिया, हमने आचारांग ग्रंथ पढ़ लिया, हमने समयसार ग्रंथ पढ़ लिया, हमने सरदर्शन समुच्चय ग्रंथ पढ़ लिया। तो ये ग्रंथ शब्द का उपयोग होता था, कहाँ से शुरू हुआ, जब हमने पुस्तक के पन्नों को इकट्ठा किया लिख करके, फिर उनको सूत्र से बांधा। तो ग्रंथ माने हमने छेद किया और उसको गूंथा, गूंथ करके जो बांधा, उस कारण से उसका नाम ग्रंथ पड़ गया, उसको हम ग्रंथ कहने लगे। और ग्रथ धातु भी है, उस ग्रथ धातु से विकास विकसित हुआ, तो उसका अर्थ होता है गुथा हुआ या बंधा हुआ। तो बंधा हुआ, और इसके लिए प्राचीन शब्द भी हमें मिले हैं, उपनिषदों में आए हैं, ग्रंथान, ग्रंथ कोटि भी, ग्रंथ विस्तरा। और ये सब परंपरा के लिए ही है। और हमारी परंपरा में तो पुस्तक भी अर्थ होता है, परिग्रह भी अर्थ होता है, और एक और अर्थ होता है ग्रंथ शब्द का, गांठ भी होता है। तो इस तरह से हमने ग्रंथ शब्द के बारे में। अब हम आगे आते हैं पांडुलिपि पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में पांडु कहते हैं हम चौक को। जिस चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे वो चौक पांडु कहलाती थी, कैल्शियम कार्बोनेट भी जिसको कहते हैं। तो उस पांडु के कारण से, उस पांडु से हमने जो लिखा, तो पहले क्या करते थे कि बोर्ड पर लिखा, फिर उससे हमने देख करके उसको कॉपी पर उतारा, बोर्ड से देखा, गुरुजी ने बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया, और फिर वहां 100 बच्चे या 50 बच्चे या 40 बच्चे जो बोर्ड के सामने बैठते थे वो अपनी कॉपी पर लिखते थे, फेयर करते थे। तो इसी तरह का जो पट्टिका पर जब हम लिखते थे तो उस खड़िया से या चौक से पट्टिका पर लिखते थे गुरुजी, और शिष्य लोग उससे देख करके अपने लेखन कार्य को पक्का करते थे। क्योंकि पहले आज की तरह प्रेस तो हुआ नहीं करते थे कि हमने एक साथ 1000 किताब छाप ली, लाख किताब छाप ली, एक साथ छप जाती है, आसान हो गया। और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, हम टाइप करते हैं और कहीं भी भेज देते हैं। और बहुत से ऐसे भी आजकल विकसित हो गए हैं साधन कि हमें टाइप भी नहीं करना पड़ता, हम स्कैन करके इधर से उधर उलट पुलट करके और उसको पीडीएफ बना लेते, वर्ड बना लेते, फॉन्ट चेंज कर लेते, क्या क्या करते हैं, बहुत सारी विद्याएं हमारी विकसित हो चुकी है। तो पांडुलिपि के लिए वास्तव में खड़िया के कारण से ये पांडुलिपि शब्द पांडु इसके लिए
हाथ से लिखी हुई पुस्तकों के लिए कब प्रयुक्त होने लगा, इस पर कह पाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पांडु का अर्थ खड़िया होता है। तो इसका जो हमारा हस्तप्रत, हस्तलेख, हस्तप्रति आदि जो नाम था वो सर्वोत्तम नाम है और सही नाम है। लेकिन पांडुलिपि कब प्रयुक्त होने लगा, कब आया, लेकिन जब से मैं जान रहा हूं तब से मैं पांडुलिपि सुन रहा हूं, समझ भी रहा हूं। और वो अंग्रेजी का शब्द आता है एक मैन्युस्क्रिप्ट, उसका हिंदी कोश ग्रंथों में भी पांडुलिपि दिखाई देता है, इसलिए हम सब उसको पांडुलिपि के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। आज भी हमें चर्चा करने के लिए पांडुलिपि का ही नाम लेना पड़ता है, और बिना उसके हम समझ नहीं पाते हैं। अब जब हम पांडुलिपि के विषय में हमने समझा, तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में जो ओझा जी की किताब आई, उसके पहले ही यह लगभग समकालीन समय में, थोड़ा आगे पीछे का समय, हमारे मर्मज्ञ विद्वान हुए हैं पांडुलिपियों के या हस्तप्रतियों के, मुनि जिन विजय जी, पुण्य विजय जी। पुण्य विजय जी ने बहुत उपकार किया। उन्होंने गुजराती में पुस्तक लिखी थी कि उसका था नाम भारतीय जैन श्रवण संस्कृति यानी लेखन कला। उस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है, गुजरात ही जाकर के मैंने उसकी प्रति प्राप्त की थी, पुस्तकालय से लेकर के जीरोक्स करा करके मिली थी, मूल पुस्तक नहीं मिल पाई थी। फिर भी मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, तो पांडुलिपियों के संदर्भ में जानकारी देने वाली मुनि पुण्य विजय जी की पुस्तक सबसे पहले है, या जैन पांडुलिपियों की जानकारी देने के लिए भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें और सामान्य जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लेखनी की विशेषताओं के विषय में कहा गया। हमें जब लिखना पड़ेगा तो लिखने के लिए हमें कलम चाहिए, तो कलम के विषय में वहां कहा गया, कुछ श्लोक आए हैं कि मैं एक पढ़ता हूँ, ब्राह्मणी श्वेत वर्णाच रक्त वर्णाच छत्रणी वैश्वी पीत वर्णाच आसुरी श्याम लेखनी। ये जो 4 तरह की लेखनी है, ये सफेद लेखनी को ब्राह्मणी कहा है, नाम दिया गया है, और जो लाल लेखनी है उसको छत्रणी कहा गया है, और वैश्वी पीली कही गई है, और काली लेखनी जो है वो आसुरी कही गई है, उसको प्रशस्त नहीं माना गया है। और इन लेखनियों के फल भी बताए हैं, फल भी बताए गए हैं कि कैसी हम लेखनी का प्रयोग लिखने में करेंगे तो उसका क्या फल होगा। तो कहते हैं कि श्वेते सुखम बीजानीयात, यदि कोई सफेद लेखनी से लेखन करता है तो उससे सुख की प्राप्ति होगी, हमें सुख मिलेगा। और रक्ते दरिद्रता भवेत, और लाल लेखनी से कोई लिखता है तो उससे दरिद्रता आती है, अर्थात हमारी संपन्नता जाती है, या हमारे विचारों में दीनता, हीनता, दरिद्रता बनी रहती है। फिर तीसरी कहते हैं पीते च पुष्कला लक्ष्मी, और पीली लेखनी से अगर हम लेखन करते हैं तो पुष्कल माने बहुत बड़े परिमाण में हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अंतिम आसुरी को कहते हैं वो क्षय कारणी है, कि हमारे पास जो अच्छी चीजें भी होंगी उनके क्षय होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमें लेखनी का भी ध्यान रखना चाहिए लेखन में। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा होती है कि हम बच्चे, हमारे घर में मान लीजिए बच्चे ही प्रारंभ पैदा होते हैं तो हम लोग उनका नामकरण संस्कार करते हैं, और जब वो पढ़ने लायक होते हैं तो उसको लिपि संख्यान संस्कार करते हैं। इस तरह से और बड़े हो जाते हैं तो विवाह संस्कार भी करते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो दाह संस्कार या मृत्यु संस्कार भी करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा है। तो उसका भी, और हाथ और लिखने का भी उसमें वहां कहा गया है कि अगर हम बाएं हाथ से लिखते हैं तो उसको शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए दाहिने हाथ से ही लिखना चाहिए। और फिर उसके
आकार के बारे में भी कहा है कि कितनी लंबी चौड़ी होना चाहिए लेखनी। इस तरह से कहा है कि अग्र ग्रंथि, उसमें गांठ के विषय में, जैसे लेखनी पहले एक कांड़ा या उसको कहते हैं घास एक होता था बड़ा, उसके इतनी लंबी लंबी टहनियां सी होती, टहनियां लंबी होती थी, तो उसमें गांठ जो होती थी, जैसे हम लोगों के अंगुली में ये पोर बनते हैं, ऐसे ही उसकी गांठ बहुत बड़ी दूर दूर पर होती थी। तो उसकी लेखनी बनाई जाती थी छील करके, और इस स्याही से उसमें स्याही लगा लगा करके हम लोग लिखते थे। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग भी उसको तोड़ करके लाते थे, छील करके लेखनी बनाते थे और लिखते थे। अब उसकी जरूरत नहीं रही है। अब हमारे दूसरे तरह से लेखन के साधन विकसित हो चुके हैं। हम लोग काफी आगे बढ़ चुकी है सभ्यता और संस्कृति। तो इस तरह से फिर उसका अंगुलों में प्रमाण कहा कि कितने अंगुल की अच्छी होगी। तो एक ही सामान्य जो हम लोगों का पेन का स्वरूप है, ये जो परिमाण है, वो लेखनी भी लिखने वाली लगभग इसी आकार की होती थी, तो वो शुभ मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी। बहुत छोटी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी और बहुत लंबी भी अच्छी। कोई लिखना है अक्षर और 2 फुट लंबी लेखनी लिख करके लिखे। जैसे आजकल जो बहुत सी कंपनियां पेन निकालती हैं, तो बहुत छोटे आ गए हैं, 2 इंच के भी पेन आते हैं और 2 फुट के भी पेन आते हैं। तो दोनों में ही असुविधा होती है लिखने में, लेकिन जो मध्यम प्रमाण की है, ये हम सबके लिए सुविधाजनक होती है। अब हम आते हैं कि जो हमारी लेखन कला विकसित हुई, अक्षर विकसित हुए, हमने पुस्तकें बनाई, तो अब वो पुस्तकें बनने के पहले हमारे जो लिखने के साधन आए, वो क्या क्या आए। तो हमारे जो लिखने के साधन आए, तो सबसे पहले हमें प्रकृति में पत्थर दिखाई दिया और पत्थर पर लिखना शुरू किया। पत्थर पर लिखना शुरू किया तो वो उनको हमने शिलालेख नाम दिया। बहुत से पर्वतों पर, बहुत सी चट्टानों को अपने जैसे हमें बनाना है वैसे आकार दे करके लोगों ने लिखा। और एक महत्वपूर्ण लेख जो सबसे प्राचीन माना जाता है, राजस्थान के बड़ली नामक गांव में मिला था। उसमें केवल 2 लाइन लिखी हुई थी, बहुत बहुत लंबा वो लेख नहीं था, 2 लाइन थी। उसमें पहली लाइन में लिखा था छोटा सा लेख कि वीर या इतना लिखा हुआ था, और दूसरे में लिखा था चतुराशिति। तो वीर से लोगों ने उसमें आकार जोड़ा उसका अर्थ समझने के लिए, और भगव लिखा था। तो भगव, तो वीर भगव, तो वीर भगव का अर्थ हुआ कि वीर भगवान, अर्थात महावीर भगवान। और चतुराशिति का अर्थ ये निकाला गया कि भगवान महावीर से 84 वर्ष के बाद, तो अर्थात भगवान महावीर का वीर निर्वाण संवत हमारे बीच प्रचलित है, और सबसे प्राचीन संवत होने का भी उस संवत को गौरव प्राप्त है। ये सबसे प्राचीन संवत है और जैन परंपरा का संवत है वीर निर्वाण। और वीर भगव चतुराशिति से भी विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया है कि ये भगवान महावीर के निर्वाण से 443 वर्ष के बाद ये लेख लिखा गया, और इससे इसका संबंध भगवान महावीर से निश्चित रूप से जोड़ा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है। उसके बाद सम्राट अशोक के लेख जो धर्मलिपि के नाम से जाने जाते हैं, और सम्राट खारवेल का लेख, ये दोनों राजाओं के शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने चट्टानों पर लिखा है। अशोक के लेख तो मैंने देखे, अशोक का लेख मैंने नहीं देखे, एक केवल उड़ीसा में अशोक का लेख है वो देखा है, और खारवेल का लेख मैंने स्वयं जाकर के देखा है। मूल रूप से अच्छे लेख हैं, और इनकी जो सामग्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अजमेर के पास एक राजसमंद में
राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखा है, जो तालाब के में बड़े बड़े पत्थर लगे हैं बांध में, उन बांध में पूरा राज प्रशस्ति महाकाव्य राजस्थान में लिखा हुआ है। तो इस तरह से और भी कई जगह पत्थरों पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए पाए गए हैं। और एक यहाँ पर भी गुजरात में एक प्रयोग हुआ था, इन्होंने कांजी स्वामी ने आचार्य कुंद के ग्रंथ लिखवाए हैं दीवालों पर, मार्बल पर। इसी तरह से पूना में एक जैन आगम मंदिर बना है, वहाँ पूरी आगम मंदिर की दीवालों पर पूरा द्वादशांग 11 अंग जो हमारे हैं अंग ग्रंथ पूरे के पूरे वहाँ लिखे गए हैं। उनको भी मैं देख करके आया हूँ। तो ये जो लेखन है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमने पत्थर का प्रयोग किया, उसके बाद आए हमने ईंटों पर भी लिखा। तो बौद्ध धर्म सूत्र ईंटों पर भी उकेरे हुए पाए गए हैं। तो उनमें क्या करते थे कि पहले ईंटों पर कच्चे में लिख देते थे और फिर उनको पका देते थे, तो लिखा हुआ होता था। आज भी देखा होगा आपने कि ईंटें जो आती हैं उन ईंटों पर बनाने वाले अपना नाम लिख देते हैं या अपनी फर्म का नाम लिख देते हैं। इस तरह से वो चलता है। तो ईंटों पर भी लेखन सामग्री प्राप्त हुई है। ऐसे हमें तक्षशिला में और बर्मा में भी प्राप्त हुए हैं ईंटों पर लिखी हुई सामग्रियां। उसके बाद हम कपड़ों पर लिखा हुआ भी देखते हैं कि वस्त्र को भी लेखन में उपयोग किया गया। और जैन परंपरा में वस्त्रों पर लिखने का, वस्त्रों पर चित्र बनाने का कार्य काफी मात्रा में हुआ है। और पाटन में, गुजरात में पाटन जगह है जहां पर हेमचंद्राचार्य शास्त्र भंडार भी है। वहां पर सबसे प्राचीन 1371 ईस्वी का 92 पन्नों का वस्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ पाया गया है। और छिटपुट एक पन्ने के, दो पन्ने के इस तरह के चित्र या छोटे छोटे स्तोत्र वगैरह लिखे हुए ऐसे वस्त्रों पर बहुत से ग्रंथ, बहुत सी चीजें, सामग्रियां पाई गई हैं। इसके अलावा एक हमने भूर्जपत्र या भोजपत्र, जिसको पूजा में भी लोगों ने प्रयोग में किया है, ये हिमालयन जोन में पाया जाता था। इस पत्र पर भी लेखन का कार्य किया गया है। और इसका समय भोजपत्र पर लिखा हुआ खोतान से, फ्रांस के एक जो एम ड्यूट्यूल्स डीरेंस नामक यात्री ने खोतान नामक जगह है वहां से खरोष्ठी लिपि में भोजपत्र पर लिखी हुई एक बौद्ध ग्रंथ धम्मपद की पांडुलिपि प्राप्त की थी। वो पांडुलिपि पाई गई है। उसका लोगों ने अनुमानित समय का अनुमान किया है कि ये दूसरी शताब्दी, ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी की होना चाहिए। तो भोजपत्र का ये सबसे प्राचीन हस्तलेख मिला, जिसको धम्मपद के नाम से या धम्मपद का माना गया है, स्वीकार किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भक्षाली हस्तलेख, इनको और शारदा लिपि में कश्मीर में भी कुछ लेख पाए गए हैं। उनमें शारदा लिपि के लेख पाए गए हैं, उनमें भी कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं। उनके विषय में मेरे पास बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमने जो प्रयोग किया लेखन में ताड़पत्रों का, ताड़पत्र हमारे यहाँ जैन परंपरा में, मैंने जैनों की जितनी भी परंपराएं हैं दिगंबर श्वेतांबर की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी पर्याप्त लेखन ताड़पत्र पर हुआ है। और सब जगह मोस्टली जो बड़े बड़े शास्त्र भंडार हैं सब जगह कागज पर लिखे हुए हस्तलेख और ताड़पत्रों पर लिखे हुए हस्तलेख हमारे सामने उपलब्ध हैं, पाए जा। और इनमें लिपि की दृष्टि से देखें
तो कन्नड़ लिपि में, तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में, उड़िया में, गुजराती में, इन सब लिपियों में लिखे हुए लेख पाए गए हैं। जो साउथ की लिपियां हैं इनमें ज्यादा अक्षर गोलाकार होते हैं, ज्यादा गोल। तो जो पत्ते होते हैं, पत्तों में ऐसे सल्क से बने हुए होते हैं। यदि हम उसमें सीधे अक्षर लिखेंगे और उस पर लाइन खींचेंगे तो वहीं से कट जाएगा। तो जो गोल गोल अक्षर वाली लिपियां हैं उनको ताड़पत्र पर लिखने में सुविधा होती थी। और ताड़पत्र के मैंने जैन सिद्धांत भवन आरा में ऐसी भी प्रतियां देखी है जिन पर इंक नहीं लगी हुई है, कि उन पर लोहे की लेखनी से अक्षर कन्नड़ के उकेरे हुए हैं। क्योंकि गोल अक्षर हैं तो ताड़पत्र पर लिखने में बड़ी सुविधा होती है, वो उकेर दिए गए। और फिर उनको जो हम लिपि संस्कार कहते हैं उसका, वो हमने नहीं किया, उसमें इंक नहीं लगाई, तो बिल्कुल पत्ते पर उकेरे हुए अक्षर के भी कुछ ग्रंथ वहां मौजूद है। और बाकी में उसमें क्या करते हैं कि लिपि स्याही लगा देते हैं, फिर ऊपर से पोंछ देते हैं, तो जो अक्षरों की जगह बनी होती है उसमें लिपि लग जाती है स्याही, तो हमें काले दिखने लगते हैं। और उससे फोटोकॉपी या फोटो खींचना, उससे अक्षर हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ताड़पत्र पर खूब प्रयोग हुआ, खूब लिखे गए, और हमारे जैन परंपरा के ग्रंथ भी लिखे गए और दूसरे अन्य परंपरा के ग्रंथ भी, वैदिक परंपरा के भी, बौद्ध परंपरा के भी ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो दृष्टि में आए हैं वो जैन परंपरा के ग्रंथ अधिक आए हैं, या ये हो सकता है कि हमने जैन परंपरा के ग्रंथ देखे हैं इसलिए हमारी जानकारी इस मामले में कुछ सीमित हो सकती है। फिर भारत में और भारत के बाहर भी ये ताड़पत्र के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। नेपाल में भी प्राप्त हुए हैं और हमारे देश में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और पाटन का हेमचंद्राचार्य शास्त्र भंडार, और हमारे यहाँ अहमदाबाद के एलडी इंस्टीट्यूट का शास्त्र भंडार, और मुझे लगता है उससे भी प्राचीन जो शास्त्र भंडार है वो है ढेलानो उपाश्रय। उसको गुजरात में लोग ढेलानो उपाश्रय बोलते हैं, ढेलानो के नाम से। उस शास्त्र भंडार को भी मैंने स्वयं 1990 में जाकर के देखा है, और उनकी जो रखरखाव की व्यवस्था है वो मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी, कि इतना सुरक्षित मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने रख रखा है, ताड़पत्र के पांडुलिपियों को और कागज की पांडुलिपियों को रख रखा है, कि जिसको देख करके मन अभिभूत हो गया। और उसकी सुरक्षा के विषय में मैं चर्चा करूं, आप जानते होंगे, फिर भी सब लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि उनमें था कि एक हॉल बनाया हुआ था और उसकी जो दीवारें थी वो इतनी मोटी मोटी दीवारें थी कि दीवारों के अंदर उन्होंने बॉक्स बनाए हुए थे, और बाहर से उसको इस तरह से कवर किया हुआ था कि हॉल के अंदर जाने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ सकता था कि इसके अंदर इसकी दीवारों में कुछ रखा हुआ है, इतना सुरक्षित। और उसके 3 ट्रस्टी थे और 3 चाबियां थी। जब तक वो तीनों ट्रस्टी एक साथ नहीं होंगे तब तक उस भंडार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वहां की कोई पांडुलिपि नहीं ले सकता। तो ये मुझे इस दृष्टि से बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हमारी विरासत यही पांडुलिपियां हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान या हमारी संस्कृति की संरक्षिका यही है। ऐसे ही संरक्षण के विषय में हम सबको सावधान होना चाहिए, हमारी सरकारों को भी सावधान होना चाहिए। और एक और अंतिम बात बची है कि जो पांडुलिपियों के लिखने के लिए हमने कागज का प्रयोग किया। कागज के विषय में ये कहते हैं लोगों ने, चीन को वो दिया है कि चीन में हुआ विकसित, लेकिन जिस समय चीन में विकसित हुआ उससे पहले हमारे देश के लोग लिखा करते थे, पट्टियों पर लिखते थे और बांस को कूट करके और चीजों को कूट कूट करके मोटा कागज बनाते थे, उस पर लिखते थे। मुझे लगता है कि
ये चीन वाली धारणा पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। हमारी भारत की धारणा, भारत के लोग कागज को कूट करके बनाया करते थे और लिखते थे, क्योंकि जिस समय सिकंदर आया था ईसा पूर्व 327 में, उस समय उसने देखा था कि यहाँ के लोग लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हम आते हैं, थोड़ी सी पांडुलिपियों के संग्रहों की चर्चा करेंगे कि संग्रह हमारे देश में 2-3 तरह के हैं। एक तो राजकीय संरक्षण में हुए, जो पहले राजाओं ने किए और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो हमारी सरकार के, भारत सरकार के और राज्य सरकारों के संरक्षण में आ गए। दूसरे, हमारे समाज में रजवाड़े हुए, रजवाड़ों ने भी, अपने राजाओं ने अपने अपने उसके लिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की सुरक्षा सबका दायित्व होता था, सबका दायित्व होता था और सबकी चिंता रहती थी। आज भले ही हम लोग थोड़े से ज्ञान विज्ञान के प्रति या अपनी संस्कृति के प्रति असावधान हो रहे हों, लेकिन वास्तव में हमेशा से हम अगर एक असावधान हुआ तो दूसरा व्यक्ति सावधान रहा। लोगों ने किसी ना किसी रूप में उनका संरक्षण किया है। हमारे जैन परंपरा में जो धर्मायतन होते थे, मंदिर होते थे, हमारी साधु संस्थाएं होती थी, हमारे श्रेष्ठी वर्ग होते थे, उन सब ने भी संरक्षण किए हैं और इनको बचाया है। उनमें मैं कुछ नाम लूंगा। जैसे सबसे अधिक पांडुलिपियां पाई जाती हैं वाराणसी में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय का सरस्वती भवन है। उस सरस्वती भवन पुस्तकालय में 1,40,000 पांडुलिपियां उपलब्ध है अभी भी। उसके बाद तमिलनाडु में तंजावुर जगह है, वहां पर पुस्तकालय है, वहां भी लगभग 50,000 के आसपास, 47,000 कुछ पांडुलिपियां लिस्टेड है। फिर जम्मू में रणवीर संस्कृत शोध संस्थान, फिर चेन्नई में गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जहां 72,000 पांडुलिपियां हैं। अडयार लाइब्रेरी भी चेन्नई में है, वहां भी 40,000 पांडुलिपियां हैं। मैसूर में गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी है, वहां भी अच्छा संकलन है, लेकिन उसका डाटा मेरे पास नहीं है। फिर केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा में भी अच्छा है, अच्छा संग्रह है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, उसकी 8 शाखाएं राजस्थान में है, जिनमें 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां हैं। और अकेले जयपुर के जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिरों के पास बड़े बड़े संग्रह हैं, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 8,000, किसी में 2,000, इस तरह से राजस्थान में और जोधपुर में रावटी जगह है, वहां पर भी बहुत अच्छा बड़ा कलेक्शन है। वहां के एक हुआ करते थे सेवा मंदिर रावटी के महापुरुष में, उनका नाम अभी तत्काल भूल रहा हूँ, मुझे भी उनके दर्शन का लाभ मिला है। वो गृहस्थ होते हुए साधु जैसा जीवन जीते थे, वहाँ के कैटलॉग्स भी उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। तो बहुत सी संपदा हमारी पांडुलिपियों की। फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश का पुस्तकालय, फिर उड़ीसा राज्य संग्रहालय, राज्य अभिलेखागार उड़ीसा, सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद और राज्य अभिलेखागार कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर राज्य कला अकादमी, रामपुर राजा लाइब्रेरी, खुदा बख्श खां लाइब्रेरी पटना, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह लद्दाख का नाम आता है, वहां भी बहुत पांडुलिपियों का संग्रह है। सालारगंज म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ भी बहुत पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। इसके भंडार को भी मैंने स्वयं देखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
पटना विश्वविद्यालय पटना में भी 4000 पांडुलिपियां उपलब्ध है। पूना विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, तमिल विश्वविद्यालय तंजावुर, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जैन सिद्धांत भवन आरा का पुस्तकालय। यहाँ ताड़पत्र और हस्तलिखित दोनों तरह के ग्रंथ हैं। 6000 करीब ये है हस्तलिखित पेपर के ग्रंथ हैं और लगभग 2200 ग्रंथ ताड़पत्र के हैं। वहाँ की सूचियों का मैंने निर्माण किया था, कराया था दूसरे लोगों के साथ सहयोग लेकर के, और उज्जैन सिद्धांत भवन ग्रंथावली के नाम से 2 भाग उसके 2000 पांडुलिपियों के छपे हुए भी हैं। उसके बाद LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद, जैन विश्वभारती लाडनू का भी अच्छा संग्रह है। BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नई दिल्ली में, अभय पुस्तकालय बीकानेर, इसमें यहाँ पर भी बहुत बड़ा संग्रह है। और पूर्णचंद नाहर का संग्रह कोलकाता में बहुत बड़ा है। एक बार उसको देखने का मुझे अवसर मिला था, लेकिन उस समय मेरी समझ बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ मैं देख सका तो देखा था मैंने, स्मृति में है। और मैंने ढहेलानो उपाश्रय की बात की अहमदाबाद की, और भी अहमदाबाद में बहुत से भंडार हैं जहाँ पांडुलिपियां हैं। और जैन सिद्धांत भवन मूडबिद्री और ताड़पत्री ग्रंथ भंडार श्रवण बेलगोला, इस तरह से ये हैं। और इनके अलावा अगर जैन मंदिरों को देखा जाए तो जहाँ जहाँ हमारे जैन मंदिर हैं, जहाँ जहाँ हमारे उपाश्रय हैं, उन उपाश्रयों में भी जो ग्रंथालय हैं वहाँ पर भी पांडुलिपियों के बड़े बड़े संग्रह हैं, अच्छे संग्रह हैं, कहीं छोटे भी हैं। और इन पांडुलिपियों के माध्यम से, इन पांडुलिपियों में जो जो सामग्री सुरक्षित है, ठीक है हमने बहुत से ग्रंथों को संपादित करके छाप लिया है, या हमारे जिन विद्वानों ने, साधुओं ने, उनको साधुइयों ने उनके संपादन किए हैं, उन्होंने प्रथमतः जो काम किए हैं वो हम सब के लिए बहुत आदर्श हैं, हम सब के लिए उपकारी हैं। और हम सब का जो दायित्व है वो ये है कि हमें इन पांडुलिपियों को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और पढ़ने के बारे में सीखना चाहिए। और हमारे समाज का भी ये दायित्व है कि उनको, और सरकारों का भी दायित्व है कि इसके लिए पठन पाठन के लिए, पांडुलिपियों के प्रशिक्षण के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ से हमें ऐसे विद्वान तैयार करना चाहिए कि जो इन पांडुलिपियों को पढ़ सकें, उनको संपादित कर सकें। तो जो हमारी ज्ञान विज्ञान की जो विरासत अभी तक सबके सामने नहीं आ पाई है, पांडुलिपियों के रूप में रखी है, उसको हमारी सबके सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने। हो सकता है उसके माध्यम से कुछ नया ज्ञान विज्ञान हमारे सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि मैंने जो चर्चा की इसमें मैंने प्रयत्न किया कि कुछ जानकारी आपके सामने रखूं। हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हों, कमियां तो संभव है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। और यदि कोई जिज्ञासा भी हो तो मैं उसके विषय में भी चर्चा कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन था। तीर्थंकर, गंडर और महान जैनाचार्यों की वाणी और ज्ञान को धारण करने वाली इन पांडुलिपियों के बारे में हम कितना कम जानते थे, ये आज आपके वक्तव्य से पता चला। आपने बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारी आज के सेशन में हमें दी। इनके विषय और व्यापकता की जानकारी हमें आपने दी, इसके बदल हम आपके कृतज्ञ हैं। और प्रोफेसर साहब, कुछ प्रश्न आए हैं, सो आपकी अनुमति हो तो मैं वो प्रश्न लेना चाहता हूँ। जी जी। जी जी। तो प्रोफेसर साहब, प्रश्न बहुत सारे हैं, मैं सीक्वेंस में लेता हूँ। हाँ, तो एक प्रश्न ये आया है कि पांडुलिपियों के संरक्षण में प्राचीन और आधुनिक तरीकों में क्या अंतर है? प्राचीन और आधुनिक तरीके जो है, प्राचीन काल में
धुएं से रक्षा की जाती थी। और ज्यादातर जिनके पास घरों में पांडुलिपियां होती थी, तो भोजन जहाँ बनता था, जहाँ चूल्हा जलता था, तो उसके आसपास के क्षेत्र में रखी जाती थी कि जहाँ थोड़ा थोड़ा धुआं पहुंचता रहे, तो वहाँ कीट पतंग नहीं आते थे और पांडुलिपियां सुरक्षित रह जाती थी। और आज हमारा जो आधुनिक तौर तरीके आ गए, हमारे पास रखने के साधन अच्छे हो गए, अलमारियां आदि आदि। और दूसरा, आजकल हम लोग केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं, और उस केमिकल के प्रयोग से मुझे लगता है कि जितनी हमारे लंबे समय तक लोगों ने धुएं के द्वारा पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा, केमिकल के साथ हम उतना रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये कह पाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि आजकल तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने पांडुलिपियों पर और पुस्तकों पर ध्यान देना कम कर दिया है, और हम आधुनिक तकनीक में चले गए हैं कि उसकी फोटो खींचते हैं और इस पर रखते हैं, और पता चलता है कि एक वायरस लगता है तो हमारी पूरी हार्ड डिस्क खत्म हो जाती है और कई चीजें चली जाती हैं। और कभी कभी हम लोग काम करते हैं लैपटॉप पर, तो उसमें करते हैं और कभी कोई गलत की इधर से उधर हो जाती है, तो और उसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में ये लगता है कि पांडुलिपियां हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए, या हमने जो छाप ली है पुस्तक के रूप में है, तो उन पुस्तकों की भी सुरक्षा का हमें उपाय कुछ करना चाहिए और उनको बचा के रखना चाहिए, कि हमारी अगर एक सिस्टम कभी किसी कारण से फेल होता है तो दूसरा रहे। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे सुरक्षा के लिए और फैलाव के लिए, एक एक सेंटर बनाते थे, वहां 10 लेखक रखते थे, 10-20 नियुक्त करके रखते थे, और एक ही ग्रंथ की 10 लेखक से लिखवाते थे, 10 प्रतियां बनवाते थे। तो एक को गुजरात भेजते थे, और एक को पूरब में बंगाल भेजते थे, एक को राजस्थान भेजते थे, तो एक को बिहार भेजते थे। इस तरह से 4 जगह रखते थे, 6 जगह रखते थे। यदि एक जगह की हमारी किसी कारण से नष्ट हो जाए, गुम हो जाए, तो दूसरी जगह हमारा ज्ञान विज्ञान बचा रहे, और उसकी सुरक्षा के तो यही उपाय मुझे लगते हैं। जी, और जी कहें। जी जी प्रोफेसर साहब, और एक प्रश्न आया है कि जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है और कहाँ है? इसके विषय में तो एक है हेमचंद्राचार्य शास्त्र भंडार, जो पाटन का है, उसमें लगभग 12वीं शताब्दी की पांडुलिपि है प्राचीन। उसको शायद प्रमेय कमल मार्तंड की कही जाती है, कि वो आकार में भी बहुत बड़ी है। और ताड़पत्र के कुछ उससे भी प्राचीन ग्रंथ हो सकते हैं जो मेरी जानकारी में ना आए हों। और पेपर के, पत्थर के लिखे तो मैंने बताया कि स्थल पुराण और वो राज प्रशस्ति महाकाव्य के पत्थरों पर लिखे हुए हैं। पांडुलिपि की दृष्टि से लगभग 1000 साल पुरानी पांडुलिपि अपने पास उपलब्ध है खोजने पर। और 15वीं 16वीं शताब्दी की पांडुलिपियां पर्याप्त मात्रा में है, उसके पहले की कम मात्रा में है, ऐसा मेरी समझ में आया है, या मैं देख पाया हूँ, जान पाया। जी जी प्रोफेसर साहब, और प्रश्न आया है कि इसका अध्ययन करना हो तो हमारे पास ऐसी कोई संस्था है जहाँ स्पेशली पांडुलिपियों का अध्ययन हो सके? ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, अभी हमारे पास ऐसी कोई संस्था मेरी जानकारी में नहीं है। केवल गिने चुने ही विद्वान हैं जो पांडुलिपि को खोल करके उसको पढ़ सकते हैं। मैंने पहले देखिए, पांडुलिपि पढ़ने के लिए पहले हमें लिपि का ज्ञान करना पड़ता है, कि जब हम अक्षर को समझेंगे तब तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। अगर हम अक्षर ही नहीं समझेंगे, और आज हमारी बुद्धि या हमारी स्मृति इतनी कमजोर होती जा रही है कि हम लोग किसी की हैंड राइटिंग जो होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसी को देवनागरी में लिखी हुई, हिंदी में लिखी हुई, उसको हम नहीं समझ पढ़ पाते हैं। तो संस्कृत की पांडुलिपि, प्राकृत की पांडुलिपि और पांडुलिपियों में एक और विशेषता होती थी कि ये खड़ी मात्रा और पड़ी मात्रा
की पांडुलिपि हुआ करती थी, जिसमें मात्रा ऊपर नहीं चढ़ाते थे, उसको बगल में जैसे का लिखते थे ना, वो का के बगल में मात्रा चढ़ा देते थे, जैसे आकार लिखते हैं वैसा ही करते थे। तो इस तरह का, तो उन लिपियों को समझने के लिए हमें वास्तव में बहुत समय देने की जरूरत है, और हमें ऐसा सेंटर बनाने की जरूरत है। जैसे हमारे जो 2-4 शोध संस्थान है, जैसे एलडी है, इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, वहाँ हम प्रयत्न करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ साधन बना सकते हैं, 2-4 विद्वानों को इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ जो विद्वानों की परंपरा रही, उन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत पांडुलिपियों का उद्धार किया। फिर इधर में भी जो है, बनारस में भी विद्वान रहे, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, दरबारी लाल कोठिया आदि, इन लोगों विद्वानों ने भी पांडुलिपियों का बहुत काम किया। सागर में डॉक्टर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया। पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य भी हुए, उनका भी, पंडित दलसुख भाई मालवणिया जी, उन्होंने भी बहुत काम किया। के आर चंद्रा साहब ने भी काम किया। इन विद्वानों ने किया, तो इनकी जो परंपरा है, उस परंपरा के जो पुराने विद्वान हैं, उनसे हमें कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, और ऐसे साधन विकसित करने के विषय में हम सबको ही सोचना पड़ेगा कि हम अगर 10, 20, 50 विद्वान पूरे देश में ऐसे तैयार कर सकें कि जो पांडुलिपियों को पढ़ सकें। नहीं तो अभी हम लोगों की संरक्षण की समस्या है, और पढ़ने की तो समस्या है ही, और वो बहुत श्रमसाध्य काम होता है, तो कोई करना भी नहीं चाहता है। अभी हमारे पास कुछ जो साधु वर्ग है, श्रमण वर्ग है, मुनि साधु हैं, वो लोग कुछ पांडुलिपियों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है, विद्वानों से सीखने की जरूरत है। और ऐसे साधन विकसित करने के विषय में हम लोग मिलजुल करके कुछ सोच सकते हैं कि यदि कुछ कर पाए तो बहुत उपयोगी होगा। प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आया है कि ऐसी कोई बुक है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर इंफॉर्मेशन है, जितने भी जैन इंस्क्रिप्शन है उसको ट्रांसलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ऐसी कोई बुक पब्लिश हुई है? इंस्क्रिप्शंस की तो बुक्स काफी छपी है। जैसे एक कार्पुस इंस्क्रिप्शंस करके किताब छपी है, उसमें इंस्क्रिप्शंस है, अंग्रेजी में उनके ट्रांसलेशंस हैं, हिंदी में भी बहुत सी किताबें छपी हैं, सबके काफी शिलालेखों के हिंदी अनुवाद हुए हैं। तो वो एक इनकी अशोक के अभिलेख नाम से किताब छपी है शिलालेखों की, जो है वो BHU में प्रोफेसर रहे, राजबली पांडे। अशोक के अभिलेख नामक पुस्तक है, डॉक्टर प्रोफेसर राजबली पांडे की, और मुझे लगता है वो जैन लाइब्रेरी पर भी उपलब्ध है। और भी कई पुस्तकें छपी हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी, जैसे किसी ने कोर्स के जो अभिलेख हैं उनके ट्रांसलेशन कर दिए, हिंदी में भी छपी है, अंग्रेजी में भी छपी है। तत्काल मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। जी जी प्रोफेसर साहब, मैं उनको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा अपना, जी सो आपसे कनेक्ट करवा दूंगा। ओके। और प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आया है कि आपके अनुसार वो कौन सी विशेषता है जो प्राचीन पांडुलिपियों में तो है पर आधुनिक प्रिंटेड बुक्स में नहीं है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि आधुनिक। देखिए, प्राचीन पांडुलिपियों में कलाकृति होती थी। जैसे मनुष्य जो है, प्राणी ज्ञान के लिए जितना चिंतित रहता है, उतना ही कला के लिए भी चिंतित रहता है। तो हमारे प्राचीन लेखकों ने जो पांडुलिपियों का लेखन किया, उसमें बहुत सी पांडुलिपियां आप देखे होंगे कि बॉर्डर बने हुए होते हैं, बहुत में बॉर्डर पर चित्र बने हुए होते हैं। आपको एक मैं चित्रित पांडुलिपि का उदाहरण देता हूँ कि जैन सिद्धांत आरा भवन आरा में एक पांडुलिपि थी, राम यशो रसायन रास। राम यशो रसायन रास जो है, वो
वास्तव में स्थानकवासी परंपरा की के आचार्य की, ऋषि की पांडुलिपि थी, वो रामायण थी। उसकी पांडुलिपि वहां आरा में मिली, उसमें बीच बीच में चित्र बने हुए थे और वो गोल्डन पेंटिंग्स थी। उस पुस्तक को हम लोगों ने छापा था, पांडुलिपि को ज्यों के त्यों चित्र छापे थे और उसके जो चित्र छापे थे उनमें बीच बीच के कुछ पन्ने गायब थे। उन पन्नों की सामग्री कैसे पूर्ण हो, उसको हमने जैन काव्य महोदधि सीरीज एक छपी थी हमारी गुजराती की, उन्होंने एक राम यशो रसायन रास को भी छापा था, वो गुजराती लिपि में छापा था। उसी समय मुझे गुजराती लिपि सीखना पड़ी थी कि जो पन्ने उसमें गायब थे उनमें की जो सामग्री थी वो मैंने आनंद काव्य महोदधि के यहाँ से जो छपी हुई थी उसको मैंने वहां से कॉपी किया, हाथ से लिख लिख करके। और राजगीर में वो है जहाँ हमारी अमर मुनि जी रहते थे, वीरायतन संस्था, वीरायतन में अमर मुनि जी के शिष्य एक रहते थे वहां, उनसे जा जा करके मैंने ठीक करवाया कि मुझे बताइए, मैंने उसमें से कॉपी तो कर लिया, अब ये कितना सही है कितना गलत है, तो उन्होंने उसमें मेरी बड़ी मदद की थी। और इस तरह से उस पांडुलिपि का जो बचा हुआ अंश हमने परिशिष्ट में देवनागरी में दिया था। तो इस तरह से बहुत श्रमसाध्य काम होते हैं और इसमें एक से अधिक लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता हमें होती है, अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं नियमसार की पांडुलिपि पर मैंने संपादन का काम किया तो पांडुलिपि के एक अक्षर को मैंने गलत समझ लिया। जैसे वो था, क्री लिखते हैं ना हम, का में रिकार लगते हैं जिससे हम कृपा लिखते हैं, कृपा, तो वो क्री लिखना, कृपा वाला क्री, और जो छतरी में छा लिखते हैं हम लोग, छा, तो उस लेखक का छा और क्री का लिखने का तरीका एक ही था, मैंने एक ही जैसा लगता था, हो सकता है उसमें कुछ सूक्ष्म बारीकी हो जो मेरी समझ में ना आई हो। तो मैंने उस पांडुलिपि में उस छपानाथ लिखा हुआ था वहां, और उसका मैंने उच्चारण समझ लिया कृपानाथ। और वो जो संबत था तो मैंने संबत का अनुमान तो सही लगा लिया और मैंने वहां पर उसको कृपानाथ पढ़ करके उस श्लोक को भी लिख दिया, निबंध में भी लिख दिया, पत्रिका में भी छपवा दिया। विद्वानों में ने भी देखा, किसी का ध्यान नहीं गया। 3 साल के बाद जब उस प्रोजेक्ट को मैंने टाइप करवा दिया, टाइप फाइनल काम करके टाइप कर दिया, तब मेरी दृष्टि उस पर गई कि नहीं ये छपा नहीं है, कृपा, वो कृपा नहीं है, छपानाथ होना चाहिए। और छपानाथ जैसे ही मेरी समझ में आ गया तो अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज जो गलतियां हो जाती हैं, अनुमान तो मेरा सही था कि ये होना चाहिए संबत, तो वो तो मैंने सही निकाल लिया लेकिन प्रश्न लगा दिया, और तो ऐसी गलतियां होने की संभावना रहती है। और इसके लिए कोई भी ना तो विद्वान कह सकता है, ना ज्ञानी कह सकता है, ना अल्पज्ञानी कह सकता है कि मेरा ज्ञान पूरी तरह से सही ही होगा, क्योंकि हम लोग कहीं भी भ्रम में पड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो है हमें सीखने सिखाने का कुछ उपयोग उपाय करना पड़ चाहिए। जी जी। प्रोफेसर साहब, एक अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा। एक प्रश्न ये आया है कि आपको कभी ऐसी पांडुलिपि मिली है जिसमें किसी विलुप्त या अज्ञात शास्त्र का कोई भाग हो? ऐसा तो मुझे अभी नहीं समझ में आया। बहुत सी अप्रकाशित पांडुलिपियां तो जरूर दिखी थी। जैसे भावनगर से एक हीरालाल जैन थे, उन्होंने मुझे लगता है 2002 में काम शुरू किया था पांडुलिपियों का। तो वो बहुत सी पांडुलिपियों का सूचीकरण चल रहा था, तो मुझे भेजते थे मेरे पास सूची कि इनमें आप ये बताइए कि कौन सी छपी है कौन सी बगैर छपी है। तो मैं जैन सिद्ध आरा में रहा हूँ बहुत समय तक, लगभग 1 दशक से अधिक। तो मैं जैन सिद्धांत भवन में जो पूरे पुस्तकालय को देखता था और पुस्तकों को देखने का मेरा जो ज्ञान था, उसके आधार से
या जो पढ़ा लिखा था उसके आधार से उनको मैं बताता था, और साथ में ये भी कहता था कि इसको पूरी तरह से प्रामाणिक मेरे ज्ञान को नहीं कहा जा सकता है, ये मेरी समझ के अनुसार प्रकाशित और अप्रकाशित है। बाकी और जगह से और स्रोत से जानकारी प्राप्त हो सकती है तो हमें लेनी चाहिए। जी जी। प्रोफेसर साहब, अगर किसी को पांडुलिपियों को देखना हो और जी जो रीड पेन्स होती है उसको जी। अच्छी से, रीड पेन जैसे क्या मतलब, मैं नहीं समझा। जो जो पांडुलिपि लिखने के लिए पेन्स बनाते थे आपने बताया ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वो जो सब है कहाँ आपको देखने में? आपको कहीं जो पुस्तकालय है उनमें मिल जाएंगे, और कहीं म्यूजियम में भी मिल जाएंगे। जैसे आरा में हम लोगों ने एक आर्ट गैलरी बनाई है, उसमें ताड़पत्र पर लिखने की जो कलम है वो वहां सुरक्षित रखी है, उस आर्ट गैलरी में, आरा जी जी। बिहार में। जी जी प्रोफेसर साहब। और ठीक है, ऐसे और तो दूसरी जगह मैं समझता हूँ कि गुजरात में अहमदाबाद में भी मिलना चाहिए। और जहां जहां पांडुलिपियों के संग्रह होंगे वहां लोगों ने रखे होंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, ऐसे तो आपने बहुत सारे संग्रहालयों के नाम बताए हैं। जी। शायद वहां में देखने मिल जाए, बहुत ही हाँ ज्यादा आपने मिलेगा मिलेगा, जो प्राचीन म्यूजियम्स हैं उनमें भी मिल सकते हैं। जी 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 प्रोफेसर साहब। अ, ओके। आरा में प्राचीन जैन ग्रंथ कहाँ से आए? आरा में 1905 के आस 1903 या 5 के बीच में हाँ वहां हाँ। पर एक साधु आए थे कोई, उनके पास कुछ पांडुलिपियां थी, वो यात्रा करते हुए आए थे। तो वहां पर बाबू देव कुमार जैन हुआ करते थे। तो उन देव कुमार जैन से उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करते हो, कुछ जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसी समय उन्होंने एक जैन सिद्धांत भवन की स्थापना अपने आवास पर कर दी। उनका जो रहने का घर था, बड़ा वो थे कहना चाहिए, वो रईस, देव कुमार जैन रईस कहलाते थे। उनकी बड़ी कोठी थी, जमींदार थे। तो उन्होंने अपने घर में उसकी स्थापना की, और फिर उन्होंने पूरे साउथ की, दक्षिण भारत की यात्रा करवाई, और देश के और कोने कोने की करवाई, और वहां से बैलगाड़ियों पर लाद करके ग्रंथ मंगवाए, जैसे जैसे जहां से मिले। और ये रिक्वेस्ट करके कि जहां जिनको नहीं रखना है, जहां सुरक्षा नहीं है, वहां की ग्रंथ मंगवा करके अपने पास मंगवा लिए। और इस तरह से उस संग्रह को उन्होंने बढ़ाया, और बाद में उसके लिए स्वतंत्र भवन बनवा दिया। और आज जो जैन सिद्धांत भवन के नाम से स्वतंत्र भवन है, वहां पर लगभग 20,000 लिखित ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं, जो सब जगह नहीं उपलब्ध होते हैं। बहुत सी रेयर पुस्तकें हैं छपी हुई भी। और 8,000 8,500 पांडुलिपियां हैं, ताड़पत्र और ये मिला करके। ये सब दूसरे जगह से आई हुई हैं, जगह जगह से। जी जी जी। जी प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। हम आज के सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं प्रोफेसर साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना समय और वर्षों का अनुभव, अध्ययन, अनुसंधान के आधार पर प्राप्त जो ज्ञान है उसका छोटा सा अंश पूरी निष्ठा के साथ हमें सौंपा। और दर्शकों के प्रश्नों का समाधान भी बहुत ही कुशलता से इन्होंने किया। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप जैन टॉक्स में जुड़े और जैन टॉक्स के ये कार्यक्रम में। सबका, जी 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 प्रोफेसर साहब। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। या मैंने जय जो अल्प जिनेन्द्र। जानकारी दी शायद आपके कुछ काम आए सबके। और हमें सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही मैं कहूँगा। जी जी। धन्यवाद। जी प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे प्रोफेसर साहब। और पुनः सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगले शुक्रवार हम जैन टॉक्स की 125वें सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो,
राग द्वेषથી મુક્ત બનીને સમતા સૌ સમાચરો।